हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स, या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब तक हमने कितने 3 यूनिट कवर कर चुके हैं और आपकी नेक्स्ट यूनिट 4 जो आती है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म आती है। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये किसने बताया था, ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। सपोज करते हैं ये कोई मेटल है या कोई भी कंडक्टर है, इसमें अगर करंट पास कराएंगे तो करंट पास कराने के बाद इसमें क्या जनरेट होगी, इसके अराउंड सराउंडिंग में क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड का पता कैसे लगता है, मैग्नेटिक कंपास उसे सराउंडिंग में रखते हैं और मैग्नेटिक कंपास की अगर नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो उसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या आती है, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट कैरिंग current carrying conductor in which its magnetic effect can be experienced is called a magnetic field। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करती है, तो वो स्पेस या वो रीजन क्या कहला जाएगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो जाती है, कितनी होती है उसे बताया गया था बायोट और सवर्ट ने। बायोट सवर्ट लॉ के हिसाब से क्या था, हम एक कंडक्टर मान के चलते हैं और किसी भी एक पॉइंट पे हम वहां पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इट इज यूज टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके लिए हमने क्या मानना पड़ेगा, एक कंडक्टर माना, एक्स वाई कंडक्टर मान लिया, जिसमें करंट आई क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सपोज करते हैं इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब पूरे करंट की कंडक्टर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालेंगे, इसमें सपोज करो एक एलिमेंट्री पोर्शन मानते हैं ए बी, जिसकी लेंथ कितनी होगी dl, और इस पोर्शन में करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, idl फ्लो कर रही होगी। और P पॉइंट से, इसके सेंटर ऑफ कंडक्टर से जो P पॉइंट है, उस लाइन ने सपोज करते हैं इस करंट एलिमेंट के साथ में कितना एंगल बनाया गया है, थीटा एंगल बनाया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रही होगी, वो डायरेक्शन कैसे बताते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, या जिसे हम नॉर्मल पाम रूल भी बोल सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर में अपना थंब पॉइंट करना है और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ अपना पाम रख देना है, और अब जिस तरफ पाम इंसर्ट कर रहा होगा या घूम रहा होगा, एनक्लोज कर रहा होगा, उस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इस फिगर के हिसाब से आपका करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में हम थंब पुट करेंगे और पाम हम पी पॉइंट पे पुट करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट और सवर्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो एक्सपेरिमेंटली क्या क्या पता लगा, एक जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी। दूसरा, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन के प्रोपोर्शनल आ रही थी। दूसरा, साइन ऑफ द एंगल थीटा, जो एंगल थीटा बन रहा था उसका साइन वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे यहाँ पे, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो करंट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, लेंथ पे, साइन थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, और इनवर्स में डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो पी पॉइंट थे और कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस थी। इन चारों फैक्टरों को जब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारा आ जाएगा dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी के, और इस के की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पुट की थी वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 5, जिसमें म्यू नॉट हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। तो k की वैल्यू सॉल्व करके हमारी आ जाएगी 10⁻⁻7। हमने वैल्यू पुट करी तो dB की वैल्यू आ जाती है हमारे पास मैग्नीट्यूड में μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लेके आना है तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आई dl क्रॉस आर कैप, और आर कैप क्या आती है हमारी डायरेक्शन थी। ये सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाली टर्म ही हमारी ऊपर वाली आ जाएगी। अगर टोटल कंडक्टर की वजह से हमें या होल कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, और इंटीग्रेशन करते ही हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी उस पी पॉइंट पे, जो कि आएगी μ0/4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका टॉपिक बायट-सावर्त लॉ फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर। इसमें भी हम बायट-सावर्त का यूज करके हम सेंटर पे, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या माना, एक सर्कुलर लूप माना जिसमें करंट आई पास कर रही है, और रेडियस सर्कुलर लूप की कितनी है, आर है, और आर कैप इसकी क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है। इसमें भी हम एक एलिमेंट्री पोर्शन मानेंगे ए बी, जिसकी लेंथ कितनी होगी dl, और करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस एलिमेंट्री पोर्शन में, आई dl पोर्शन में, आई dl करंट फ्लो कर रहा होगा। अब आई dl ने इस रेडियस वाली लाइन के साथ में कितना एंगल बनाया होगा, 90 डिग्री एंगल बनाया होगा। सबको पता होता है कि टेंजेंट रेडियस के साथ में हमेशा क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सीधा सीधा हम इसमें क्या लगाएंगे, बायट-सावर्त लॉ लगाएंगे, बायट-सावर्त लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे। तो मैग्नीट्यूड सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आई dl साइन, और थीटा 90 होने की वजह से थीटा साइन 90 क्या हो जाता है, हमारा 1 हो जाता है। आपकी रिलेशन आ जाएगा μ0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में dl। dl का मतलब क्या होता है, लेंथ, और इंटीग्रेशन टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन करके टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी आती है, 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल आउट करके हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आपका राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल लगेगा, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रहेगा, और जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, जैसे यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे निकालना, उस पॉइंट पे आपका पाम रहेगा, और पाम हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप एंड इन इनवर्ट डायरेक्शन। ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है। यहीं पे अगर हमारे पास सर्कल ना होके आपका सेमी सर्कल हो जाए या क्वाड्रेंट हो जाए, तब आप मैग्नेटिक फील्ड कितनी कैलकुलेट करोगे, तब आपकी कैलकुलेट करके मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है μ0/4 पाई आई थीटा अपॉन आर, जिसमें थीटा आपका सर्कल हुआ तो 2 पाई आ जाएगा, सेमी सर्कल हुआ तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्वाड्रेंट हुआ तो कितना आ जाएगा, पाई/2। आप उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं एक दूसरे तरह से। सपोज करते हैं अगर हमारा जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो वाला जो फेस होगा हमारा, वो क्या कहला जाएगा, नॉर्थ पोल कहला जाएगा। अगर सपोज करते हैं हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है तो वो वाला हमारा फेस क्या कहला जाएगा, साउथ पोल कहला जाएगा। नॉर्मल समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हमने एन बनाया, उस पर लास्ट में एरो लगा देंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो वो फेस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल। ऐसे ही हम एस बनाएंगे और लास्ट एंडेड पे हम क्या एरो लगा देंगे, तो ये किस तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ पोल। एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ पोल आएगा और क्लॉकवाइज के लिए आपका क्या होगा, साउथ पोल होगा। और अगर एक फेस आपका नॉर्थ पोल आ रहा है तो अपोजिट वाला जो फेस, उसके पीछे वाला फेस होगा वो हमारे साउथ होगा। अगर ये साउथ आ रहा है तो इससे पीछे वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस लोब। इससे सिमिलर टॉपिक, यही वाला टॉपिक लगभग हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने लूप की वजह से एक पीक पॉइंट पे क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सिमिलर वही तरीका है इसे करने का भी, बस मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले थोड़े अलग हो जाते हैं। मान के चलते हमारे पास एक क्या है, लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस लूप की रेडियस क्या होगी, ए होगी। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट होगा जहां पे हमें इस पूरे लूप की वजह से क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें एलिमेंट्री पोर्शन मानना पड़ेगा। ए भी हमने एलिमेंट्री पोर्शन माना है जिसकी लेंथ कितनी है, dl है। सिमिलरली एक और एलिमेंट्री पोर्शन मान लेते हैं a डैश b डैश, जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl होगी, और इनमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई dl फ्लो कर रहा होगा। सपोज करते हैं ए बी वाले पोर्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो कितनी निकलती है, db निकलती है। ये db क्या आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकली, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। और ए डैश बी डैश की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, db डैश मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। एंगल सपोज करते हैं ये एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। अगर ये थीटा बन रहा है
तो डी बी डैश वाला जो एंगल बन रहा होगा परपेंडिकुलर के साथ में वो कितना बन रहा होगा, थीटा बन रहा होगा। इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल पूरा होगा वो 90 होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ट जा रही है उसने भी 90 एंगल बनाया होगा। तो 90 में से ये जो एंगल माइनस करेंगे, 90 माइनस थीटा माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा थीटा एंगल आ जाएगा। अब डीबी और डीबी डैश के हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, जो कि क्या आ जाएंगे, डीबी कॉस थीटा, डीबी साइन थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा और डीबी डैश साइन थीटा। अब डीबी और डीबी डैश की पहले वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाते हैं तो डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम बायट-सावर्ट लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पोर्शन ए बी इज, ये मैग्नेटिक बायट-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लग जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो आई डी एल क्रॉस आर कैप करेंगे तो साइन क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। साइन 90 की वजह से क्या हो, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और हमारा मैग्नीट्यूड में रिलेशन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली ए डैश बी डैश के जब निकालेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में सेम बन के आएगा मैग्नीट्यूड इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम फिर से वो क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट होंगे हमारे डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आ रही होगी वो साइन थीटा कंपोनेंट्स की वजह से आ रही होगी। तो हमें क्या करना है, कोई सा भी एक कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन बी इक्वल्स टू डीबी डैश साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और ये बीच में सर्कल लगाया, इसका मतलब पूरे लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो डीबी की वैल्यू हम रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा, ए अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे हम वैल्यूज को, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। इन सब कॉमन चीजों को हम बाहर लेके आएंगे और अंदर क्या बचेगा, लूप के अंदर हमारा इंटीग्रेशन के अंदर डीएल बचेगा। डीएल मतलब लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी हो जाएगी हमारा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई ए आ गया। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे इतनी आ जाएगी। और डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो साइन कंपोनेंट्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं सारे के सारे। तो मतलब कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लूप की वजह से जो पी पॉइंट पे आ रही है वो अलोंग पी एक्स डायरेक्शन में लगेगी। इसमें दो स्पेशल केस आते हैं आपके, अगर पी पॉइंट सेंटर पे लाई कर जाए, इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन ए। यही वाला फॉर्मूला हमने किसमें पढ़ा था अभी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कॉइल की वजह से पढ़ा था, सेम फॉर्मूला आता ये, और यहाँ से वेरीफाई भी हो गया। और अगर पी पॉइंट ओ से बहुत दूर हो जाए, मतलब कि एक्स ग्रेटर देन रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए एक्स रेडियस से, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है। एक नोट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये टॉपिक अभी तो आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 हो जाएंगे। अगर आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी इनकी। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो दोनों में 1 1 आ जाएगा, तो बाहर निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा सॉल्व करके। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाय आर। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका कोई डेरिवेशन अभी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है इसका। इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाय आर। और अगर कोई स्ट्रेट वायर सिंपल है तो आपका फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ is equals to mu naught times the total current threading the closed circuit। अगर आपके पास कोई सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पे एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से उस लूप का जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके इक्वल्स होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल या सर्किट आपका। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये एम्पियर सर्किट लॉ का बेसिक फॉर्मूला होता है।
इसकी दो एप्लीकेशन आती है मेनली। एप्लीकेशन ऑफ एम्पीयर सर्किट में पहली आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें एम्पीयर सर्किट लॉ लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या माना, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया इसमें, ये जो डायग्राम में शो हो रखा है, और इसमें करंट कितनी है I। सपोज P इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस R वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। जो P पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या निकालने, मैग्नेटिक, और जो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है O से और P तक या करंट कैरिंग कंडक्टर से P तक की, वो कितनी है, R है हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस R सच दैट वायर पासिस थ्रू इट्स सेंटर। हम इस कंडक्टर में एक सर्कुलर पोर्शन बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे ताकि जो वायर होगी इसके सेंटर से क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी, और रेडियस कितनी रहेगी, उतनी रहेगी जितनी हम पहले मान के चल रहे थे कि कंडक्टर से P पॉइंट की कितनी मानी थी हमने, स्मॉल r मानी थी, ये डिस्टेंस मान के चलेंगे। अब इसमें हमें सर्कुलर पोर्शन में एक एलिमेंट्री पोर्शन मानना पड़ेगा PQ, जिसकी लेंथ कितनी होगी DL, और करंट कितनी फ्लो कर रही होगी इसमें, IDL पोर्शन में फ्लो कर रही होगी। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस P पॉइंट पे, वो किस तरफ आएगी, कुछ इस तरह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आ जाएगी, मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो बोल जा रही है वो आ जाएगी पाम रूल से, या आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से आ जाएगी। एम्पीयर सर्किट लॉ का बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास अभी पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, मतलब कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट I होता है। B डॉट DL को डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB cos थीटा, ऐसे B DL cos थीटा आ जाएगा। DL लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस वजह से क्या हो जाएगा, थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, और थीटा 0 होती है cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लेके आएंगे B को, इंटीग्रेशन DL मतलब की लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी आ जाएगी इसकी, सॉरी टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप कितनी आ जाएगी, 2 पाई r आ जाएगी। इस 2 पाई r को राइट हैंड साइड लेके आएंगे और हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। अगर मैंने 4 पाई में बनाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसमें, तो फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाई r। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एम्पीयर सर्किट लॉ से। नेक्स्ट टॉपिक इसकी जो एप्लीकेशन आती है वो आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक आपके पास कोर होगा और कोर पे आप क्या करेंगे, वायर को बाउंड करेंगे तो, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो आपके क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कंसीडर करी जिसमें n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ में। यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n टर्न्स होंगे, तो पूरी लेंथ में कितनी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। और वाउंड ऑन ए सिलिंड्रिकल फॉर्मर, इसे कोर भी बोल सकते हैं, सिलिंड्रिकल फॉर्मर भी बोल सकते हैं। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल के क्या हो जाएगी, एंड। अब इसमें नॉर्थ और साउथ पोर्शन कैसे मानेंगे, हमारा करंट जो जा रहा है इस वाले एंड से, नॉर्मल ये लेफ्ट वाले जो एंड है इससे क्लॉकवाइज की डायरेक्शन आ रहा है। क्लॉकवाइज वाला जो क्लॉक फेस रूल से बताया था, जब क्लॉकवाइज टर्न करता है करंट तो वो वाला फेस कौन सा होता है, साउथ पोल। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला साउथ पोल हो जाएगा और अपोजिट वाला उसके क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एंटर करेंगी। और सोलेनॉइड में आप अगर देखेंगे फिगर में तो जो इनसाइड द सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से किस तरफ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, और आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जा रही है। और इनसाइड द सोलेनॉइड सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट है, मतलब यूनिफॉर्म होगी, और यूनिफॉर्म होने की वजह से सारे के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी इनसाइड द सोलेनॉइड वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं, इस सोलेनॉइड में एक रेक्टेंगुलर पोर्शन मान के चलते हैं ABCD, और इनके अलोंग हम क्या निकालेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो कितनी मान के चल रहे हैं, कैपिटल L मान के चल, करंट कितना जनरेट हो रहा है, करंट कितना दे रहे हैं इसमें प्रोड्यूस हो रहा है I, जो करंट हमने दिया गया है करंट इसका I। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी मान के चल रहे हैं, B, उसका स्ट्रेंथ जो होगी वो B मान के चल रहे हैं। अब एम्पीयर सर्किट लॉ लगाएंगे। एम्पीयर सर्किट लॉ लगाने से पहले हमारे पास टोटल करंट आना चाहिए। टोटल करंट कितना आ जाएगा, टोटल करंट थ्रेडिंग इन द रेक्टेंगुलर आर्क, पूरे रेक्टेंगुलर पाथ में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, NL इंटू I। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ कितनी थी कंडक्टर की L, तो NL पूरा हो जाएगा लेंथ, और I क्या हो गया, करंट फ्लो कर रहा है, तो NLI क्या हो जाएगी, टोटल करंट फ्लो हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर लूप में। एम्पीयर सर्किट लॉ क्या कहता है, B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I, टोटल करंट आएगा, टोटल करंट हमारा कितना था, NLI था। अब जो B डॉट DL है पूरे लूप के लिए, मतलब कि पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए A से B, B से C, C से D और D से A को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसे, और B डॉट DL को हमने ब्रेक करके ये लेके आए हैं। अब हमारे पास क्या होगा
यहाँ पे जो BC वाला पोर्शन है और जो AD वाला पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब कि DL पोर्शन ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या बनाया होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। और cos 90 के आपकी जैसे B डॉट DL को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, B DL cos थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। तो इसके दो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक लाइन इंटीग्रल करेंगे B से C और D से A के लिए, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएंगी। एक पोर्शन हमारा जो CD वाला पोर्शन है वो सोलेनोइड से कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है। जब आउटसाइड लाई कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रैक्टिकली 0 या बहुत कम कह सकते हैं, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान के चल रहे हैं। तो इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओवरऑल हमारा क्या बचा, A to B V डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई बचा। B डॉट DL को सॉल्व करेंगे, B DL cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, तो B DL आ जाएगा। DL का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ, और टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर हमारी कितनी आ जाएगी, कैपिटल L आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करेंगे, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगा इनसाइड द सोलेनोइड वो कितना आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। और एंडिंग पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसे फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही होगी। उसके लिए हमने एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया XYZ, जिसके ओरिजिन पे हमने क्या रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, और कुछ V वेलोसिटी से क्या कर रहा है, YZ प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या बना रहा है, थीटा एंगल। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन लग रही है, Z एक्सिस वाली डायरेक्शन लग रही है। तो रेक्टेंगुलर ब्रेक करेंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वेलोसिटी के, तो एक आ जाएगा कंपोनेंट V sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा V cos थीटा। अब एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया जाता है यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डिपेंड किस किस पे कर रही है। एक तो वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। दूसरा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q आ जाएगा, जितना आपका चार्ज होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो कि कौन सा आता है यहाँ पे, V sin थीटा। तो फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही होगी, V sin थीटा पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही होगी। इन तीनों फैक्टर को हम अगर कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू BQV sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी के, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू जो फाइंड आउट करी जाती है वो कितनी होती है, 1। तो जनरली हमारा जो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में 1 क्या आता है, वो आता है F इक्वल्स टू BQV sin थीटा। और मैक्सिमम फोर्स कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब कि थीटा को हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 90। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो फोर्स मैक्सिमम एक्सर्ट होगी। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, F वेक्टर इक्वल्स टू Q V क्रॉस ऑफ B। और B क्रॉस V नहीं लिखना है, वेलोसिटी कंपोनेंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल बनाया तो V क्रॉस V आएगा। अब इसमें स्पेशल केस क्या आते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल का हमारा रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो हमारी फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। दूसरा केस, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाएगी। उन दोनों केसेस में हमारा फिर से फोर्स क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमम फोर्स तभी आएगा जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तब जाके हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, जो कि आएगी BQV आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लोरेंट फोर्स। लोरेंट फोर्स, दो तरह की लोरेंट फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लोरेंट फोर्स होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी लोरेंट फोर्स होती है। मैग्नेटिक फील्ड की लोरेंट फोर्स जो अभी फॉर्मूला पीछे पढ़ा हमने, F वेक्टर इक्वल्स टू QV क्रॉस B या F इक्वल्स टू BQV मैग्नीट्यूड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू QE। वो कंबाइन अगर दोनों को कर देते हैं तो क्या आ जाती है, आपकी टोटल लोरेंट फोर्स आ जाती है। व्हेन चार्ज Q मूव्स इन अ वेलोसिटी विद वेलोसिटी V इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स निकल के आती है ये, जिसे हम मैग्नेटिक लोरेंट फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक लोरेंट फोर्स जिसे बोला जाता है, वो होती है Q। दोनों को कंबाइन करके हमारी टोटल लोरेंट फोर्स आ जाती है F इक्वल्स टू QE वेक्टर प्लस Q V क्रॉस ऑफ B आ जाता है, ये आती है हमारी टोटल लोरेंट फोर्स। अब इसमें दो केस आ जाते हैं। इफ चार्ज इज मूविंग इन अ फील्ड, एक्सपीरियंस फोर्स विच वेरीज डायरेक्टली एज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है किसी भी फील्ड के अंदर, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो वाली जो फोर्स डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है।
तो मतलब वो चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। दोबारा समझा देता हूं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में मूव कर रहा है और उस मूव करते टाइम पे उसकी जो फोर्स है वो फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो चार्ज पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मूव कर रहा होगा। दूसरा इसमें आ जाता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी फील्ड में और उसकी जो फोर्स आती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ पे और इस बार वेलोसिटी पे भी अगर डिपेंड कर रही है, दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो वो चार्ज पार्टिकल केवल मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। लॉरेंट फोर्स से इस केसेस का पता लग जाता है। नेक्स्ट आपको हमारा टॉपिक आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या केस बनता है। इसमें दो केस बन जाते हैं, या तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी कुछ इंक्लाइंड होगा किसी एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। पहला केस इसमें मान के चलते हैं व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान के चलते हैं कंसीडर दैट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग z axis. Suppose at an instant charge particle is at A so that V and B are perpendicular to each other. Velocity और magnetic field को यहाँ पे क्या रखा हुआ है, perpendicular है। This implies that force act along the line OA which is perpendicular to both V and B. अगर डायग्राम में देखें तो हमारा जो A पॉइंट है यहाँ पे B जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो Z एक्सिस की तरफ लग रही है और जो वेलोसिटी लग रही है टेंजेंशियल लग रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जो इनमें फोर्स लग रही होगी मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो O से A वाली लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। ऐसे ही अगर किसी भी और पॉइंट में देखेंगे तो सारी की सारी फोर्स एक लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है जो कि मीट करता है एक पॉइंट पे सेंटर O, जिसे बोल दिया जाता है द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी डज नॉट चेंज बट द फोर्स ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी डायरेक्ट फोर्स की वजह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एक्ट सेंटीपिटल फोर्स। जो मतलब फोर्स लग रही होगी यहाँ पे वो एक तरह की क्या लग रही होगी, सेंटीपिटल फोर्स लग रही होगी। और जब सेंटीपिटल फोर्स आती है तो मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में। तो सीधा सीधा मतलब ये है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसमें वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर इन नेचर होगा। अब यहां से एक रिलेशन निकालते हैं। सेंटीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है mv²/r और हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला आया था जो अभी पीछे पढ़ा था हमने कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो फोर्स कितनी आती है, bqv, मैक्सिमम फोर्स जो आती है मैग्नीट्यूड के साथ में। ये इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगा, आपका वैल्यू किसकी आ जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकल के आ जाएगी जो कि आती है mv/qb। टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ए, डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे सर्कमफेरेंस, वेलोसिटी रहेगी आपकी, r की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दी, पुट करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ कितना आ जाएगा, 2πm/qb। अगर टाइम पीरियड हमें पता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t। वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल के आ जाएगी। ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या आती है, परपेंडिकुलर। अब दूसरा इसमें केस आता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा। द वेलोसिटी कंपोनेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स वी कॉस थीटा एंड वी एन साइन थीटा। मतलब हमने कुछ फिगर बनाई है, जैसे ये एक कोऑर्डिनेट फ्रेम लेके चल रहे हैं, एक्स वाई जेड फ्रेम लेके चल रहे हैं और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है। वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बनाया थीटा, और इस वेलोसिटी कंपोनेंट के जो वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वीबी आ जाएगा और एक वीएन आ जाएगा। वीबी का मतलब क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और वीएन का मतलब क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दो वेलोसिटी हैं, जो वीएन वाली वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही है तो इसका मतलब जो फोर्स लग रही होगी वो एक सर्कुलर पाथ में लग रही होगी, मतलब कि सेंटीपिटल फोर्स, जो पहले टॉपिक में पढ़ा था। तो वीएन वाली वेलोसिटी इसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगी चार्ज पार्टिकल को, लेकिन यहाँ पे जो वीबी वेलोसिटी लग रही है जिसे वी कॉस थीटा बोल रहे हैं, वो वाली वेलोसिटी उस सर्कुलर पाथ में ना घुमा के उसे कैसे लेके जाएगी, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करेगी। वीएन वेलोसिटी मतलब वी साइन थीटा उसे सर्कुलर पाथ में घुमाएगी और वीबी वाली वेलोसिटी उसे वी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो पाथ सर्कुलर ना होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक हेलिकल पाथ बन जाएगा, कुछ इस तरह का पाथ बन जाएगा। हेलिकल पाथ बोला जाता है स्प्रिंग की तरह जो पाथ होता है उसे। अब यहाँ पे जो रेडियस निकलेगी, यहाँ पे
रेडियस का पीछे फॉर्मूला हमने क्या निकाला, एम वी अपॉन क्यू बी। जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है रेडियस में वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या है, वी साइन थीटा। तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और इसमें हम पिच भी निकाल सकते हैं। पिच मतलब क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी वाला कंपोनेंट कौन सा लेके चलेंगे हम, वी बी, और टाइम पीरियड हमने पीछे निकाला था पिछले वाले टॉपिक में। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या आ जाता है, पिच आ जाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था अगर किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उस पर क्या लगती है, फोर्स, जो कि कितनी आई थी, v क्यू वी साइन थीटा आई थी। अब इस बार क्या है, अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा गया है तो कितनी आपकी फोर्स एग्जिस्ट हो रही है। उसके लिए हम क्या मान के चलते हैं, कंडक्टर मान के चलते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, a होगा, लेंथ इसके लिए हम क्या होगी, l होगी, और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग चल रही है और करंट x y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, और x एक्सिस के अलोंग क्या लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे होंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से किस तरफ मूव कर रहे होंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या लेके जाएंगे, करंट का फॉर्मूला लेके चलेंगे जो कि हमने सेकंड थर्ड यूनिट में पढ़ा था, I इक्वल्स टू एन ए वी डी। तो मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं I इक्वल्स टू एन ए वी डी। इसमें n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होंगे कंडक्टर के अंदर, a इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और वी डी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं l से बोथ साइड में, तो आई एल इक्वल्स टू कितना आ जाता है, एन ई ए वी डी इंटू एल आ जाता है। वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर निकाल लगा देंगे, और फिर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या ड्रिफ्ट कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में हमारा आ जाएगा माइनस एन ई ए वी डी इंटू एल। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे हमें फोर्स निकालनी है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालनी है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे रखा हुआ है हमने, मैग्नेटिक फील्ड में है। मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो फोर्स कितनी आती है, बी क्यू वी आती है। वेक्टर फॉर्म में लेके चलेंगे तो ई इंटू ऑफ वी डी क्रॉस बी। वी डी यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माइनस साइन चार्ज की वजह से आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारी फोर्स कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। और टोटल अगर फोर्स निकालनी है तो टोटल फोर्स निकालने के नंबर ऑफ जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। और एन हमने क्या माना हुआ था यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि इसमें वॉल्यूम से भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाए, कैपिटल F इक्वल्स टू N इंटू एफ। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे होंगे, N इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ। तो आपका वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ जाएगा NaL, और स्मॉल f की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, ये आ जाएगी। और रीअरेंजमेंट करके हमारा आ जाएगा माइनस NeAVD इंटू एल, और क्रॉस इंटू बी आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में क्रॉस आ जाएगा ये। और NeAVD इंटू एल की वैल्यू जो हमने निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी, तो इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज करके तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, IL वेक्टर फॉर्म में क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड में सॉल्व करेंगे इसे तो a क्रॉस b का फॉर्म लगा देंगे, ए बी साइन थीटा, तो आ जाएगा BIL साइन थीटा। ये हमारा फोर्स आ जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है फोर्स का BIL साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। इसमें भी दो केस बन जाते हैं आपके, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब कि इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या आपकी 180 होगी। इन दोनों केसेस में फोर्स क्या आ जाएगा, 0। साइन की वैल्यू 0 पे भी 0 होती है और 180 पे भी 0 होती है। दूसरा इसमें केस आ जाता है अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे प्लेस कराया है कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तब थीटा 90 हो जाएगा, और 90 होने के बाद फोर्स हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम। मतलब कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तब भी हमारी फोर्स मैक्सिमम आ रही थी, और करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है तब भी हमारी जो फोर्स आ रही है वो मैक्सिमम फोर्स आएगी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, आपको 4 फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करना पड़ता है। स्ट्रेच करने के बाद जो 4 फिंगर होती है वो पॉइंट्स क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका सेंटर फिंगर होती है वो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट्स कर रहा होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो हम फोर्स की निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं और लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और पैरेलल में प्लेस करे गए हैं, एक हमने x1 y1 माना है और एक x2 y2 माना है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन जा रही है, एक में I1 जा रही है और एक में दूसरे में I2 जा रही है।
और दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एल है, और सेपरेशन जो होगा दोनों के बीच में वो कितना होगा, आर होगा। अब पहले वाले कंडक्टर की वजह से दूसरे वाले कंडक्टर पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और कौन से रूल से निकालेंगे, ये निकालेंगे राइट हैंड रूल से। अगर एक्स वाई देखे कंडक्टर, उसमें करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो थंब को पॉइंट करेंगे इतना अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमें राइट हैंड साइड x2 y2 पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जो x2 y2 है इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड x1 y1 की मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सिमिलरली x1 y1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वाली होगी, x2 y2 होगी, जो कि किस तरफ आएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी b2। अब x1 y1 कंडक्टर में हमारे पास दो चीजें पता लगी, एक तो करंट की डायरेक्शन पता लगी और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगी। तो दोनों की डायरेक्शन से हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने के बाद हमारे पास फोर्स की क्या आ जाएगी, डायरेक्शन निकलेगी, जो कि किस तरफ आ रही है, राइट हैंड साइड। ऐसे ही x2 y2 में जब लगाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ रही है। अब इस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, फोर्स की वैल्यू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। और फोर्स का फॉर्मूला वही अभी जो हमने पढ़ा था BIL, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो x1 y1 में जब हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, BIL। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, x2 y2 की, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, B2 से। करंट कितना होगा x1 y1 में, I1, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, L। B2 की वैल्यू हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यूज करी थी, जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आर। और I कौन सी होगी, x2 y2 की करंट होगी, और I1 आ जाएगा इसमें, और L आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद L को हम कहाँ लेके जाएंगे, फोर्स के नीचे ले, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सिमिलरली अगर x2 y2 में हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस बार कितनी आ जाएगी, B1 I2 इंटू L। B1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे B1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी थी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R, और I2 के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेंथ को फिर से फोर्स के नीचे लेके आएंगे और हमारा फॉर्मूला सिमिलर आ जाएगा जो पहले वाला फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाता है, टू पैरेलल कंडक्टर जो प्लेस थे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कितनी टॉर्क एक्सर्ट होती है, वो टॉर्क हमें कैलकुलेट निकालनी है। हम मान के चल रहे हैं हमारे पास एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप मान के चल रहे हैं ABCD, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है, जो कि डायरेक्शन शो कर रखी है। और करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में A to B, B to C, C to D और फिर D से A। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, करंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड। दो चीजें हमें पता लगी तो हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं इसमें भी। और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो AD वाला पोर्शन है उसमें फोर्स किस तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, और BC वाले पोर्शन में किस तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। AB वाले पोर्शन में आउटवर्ड साइड आ जाएगी, टुवर्ड्स रीडर जिसे बोलते हैं, और CD वाली साइड में क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द रीडर हो जाएगी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। ये चारों फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय लेफ्ट हैंड रूल से। अब इनमें फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन आर्म DA में जब फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा BIL साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ने जो करंट एलिमेंट के साथ में बनाया होगा। अब यहाँ पे हम AD वाले पोर्शन पे एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं। सपोज करते हैं कि नॉर्मल लाइन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनाया होगा, थीटा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड ने करंट के साथ में कितना एंगल बनाया होगा, ये पूरा का पूरा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो साइन के साथ एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90 प्लस थीटा एंगल आएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा BIB साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी BIB कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ऐसे ही हम फोर्स निकालेंगे BC वाले डायरेक्शन, BC वाली आर्म में निकालेंगे। उसके लिए हमारा जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, फिर से वही लेके चलेंगे कि नॉर्मल लाइन खींचेंगे यहाँ पे भी, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ कितना बनाया होगा, एंगल थीटा बनाया होगा। और अब मैग्नेटिक फील्ड ने करंट एलिमेंट के साथ में कितना एंगल बनाया होगा, ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो BIB साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी फिर से क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी।
अब अगर इन दोनों वैल्यूज को देखें, F1 और F2 की वैल्यू देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, इक्वल और अपोजिट आ रही है, और सेम लाइन ऑफ एक्शन भी आ रही है। फोर्स ऑन आर्म ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फोर्स ऑन आर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, F3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BIL sin 90, और sin 90 किस वजह से आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि करंट एलिमेंट ने और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या एंगल बनाया होगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनाया है, तो 90 डिग्री बन sin 91 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा BIL, जो कि टूवर्ड्स द रीडर मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी डायरेक्शन में। ऐसे ही हम F4 निकालेंगे, वो भी कितनी आ जाएगी, BIL sin 90 और BIL आ जाएगा, और ये डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द रीडर आएगी। F3 और F4 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब एक डायरेक्शन मेरी तरफ ऐसे आ रही है इधर से, और एक डायरेक्शन इधर आ रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से दोनों का क्या आ जाएगा, दोनों क्या कंस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, टॉर्क कंस्टिट्यूट करेंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोनों के बीच में फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमने एक डायग्राम शो किया गया, AD वाला पोर्शन लिया, ए पे F3 फोर्स लग रही है और D पे F4 फोर्स लग रही है, एक परपेंडिकुलर मानेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर जो AD वाला पोर्शन है जिसकी ब्रेथ कितनी थी, B थी, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में नॉर्मल लाइन ने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया होगा, तो आपका जो ट्रायंगल बनेगा ये AKD, जिसमें एंगल A तो थीटा आ जाएगा और एंगल D कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे B के, तो एक आ जाएगा B साइन थीटा, KD की वैल्यू B साइन थीटा, और KA की वैल्यू क्या आ जाएगी, B कॉस थीटा आ जाएगी। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, AD वाले पोर्शन में जो फोर्स F4 और F3 होगी उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी आपकी B साइन थीटा। तो टॉर्क में पुट करेंगे, टॉर्क का फोर्स कितना था, आइदर फोर्स कौन सी होगी, BIL, कोई सी भी लेके चल सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, B साइन थीटा। BI एज इट इज हो जाएगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया, इसे हम एरिया से डिनोट कर देंगे, और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, BIA साइन थीटा। इसमें भी जो I इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया जो होता है, उसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और कैपिटल M क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो टॉर्क का एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला क्या आता है, MB साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री पे होगा। और वेक्टर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B। यहाँ पे आके ये टॉर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कॉइल होती है, मूविंग कॉइल होगी, उसके अंदर क्या होगा, आपका पास कोर होगा, और जो मूविंग कॉइल है उसका लोअर एंड तो किससे अटैच्ड होगा, हेयर स्प्रिंग से अटैच्ड होगा, और जो अपर पार्ट होगा एक फॉस्फर ब्रोंज वायर से अटैच्ड होगा, और यहाँ पे एक मिरर भी लगा होगा ताकि हम डिफ्लेक्शन को देख सकें। इसमें यह आता है कि फॉस्फर ब्रोंज वायर ही क्यों यूज़ करी है, कोई अदर वायर क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि फॉस्फर ब्रोंज वायर एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, फॉस्फर ब्रोंज वायर यूज़ करते हैं। और आपका क्या होगा यहाँ पे, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ और साउथ पोल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को इजीली सेंस कर देता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट में स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और इसका दूसरा डायग्राम आपका ये है, नॉर्थ और साउथ है, इसमें कर्व पोल लेके चल रहे हैं। अगर हम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड यूज करते तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आने से फायदा क्या होता है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही इसकी क्या बन जाती है, ब्रेथ बन जाती है। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो ब्रेथ के इक्वली आ जाता है। अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो इसका मेन डायग्राम आपका ये रहेगा। प्रिंसिपल क्या होता है इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। जब आपका करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा ही लगेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ABCD हमारे पास कॉइल होगी जो कि दो पोल्स परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी हुई होगी, और कॉइल को बाउंड करेंगे एक नॉन मेटेलिक फ्रेम में, और उसके पास क्या होगा, सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर होगा, और कॉइल को फॉस्फर ब्रोंज वायर से सस्पेंडेड करेंगे, और जो उसका अदर एंड होगा वो हेयर स्प्रिंग से अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे वही बात आती है जो टॉर्क हमने पहले कैलकुलेट करा, वैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क के लिए हमसे फिर से वही बनाएंगे, ABCD हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, AD वाले पोर्शन में फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट हो रही होगी, नीचे की तरफ F2 हो रही होगी, टुवर्ड्स रीडर F3 हो रही होगी, और अवे फ्रॉम रीडर F4 हो रही होगी। ये हमने पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा था। F1 और F2 की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होके क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और F3 और F4
इक्वल और अपोजिट तो होंगे लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग होने की वजह से ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, टॉर्क। हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, फोर्स ऑन आर्म ए बी कितनी आ जाएगी, F इक्वल्स टू बी आई एल। एन क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अब मान के चल रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में कितने हैं, एन है। सिमिलरली F4 भी आ जाएगा, दोनों की वजह से क्या कंस्टिट्यूट होगा, टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी मैंने बताया था अगर वहां पे टॉर्क वाले फॉर्मूले में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही थी वो हमारी क्या रही थी, बी साइन थीटा। यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से फायदा क्या हुआ, जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो अपने आप डिस्कार्ड हो गया और हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो केवल क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो एन एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज रहेगा, आई एज इट इज रहेगा और लेंथ इंटू ब्रेथ आपका क्या बन जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये हमारा जो टॉर्क कहला जाएगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहला जाएगा। अब जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रिवॉल्व कर रही होगी या घूम रही होगी तो जो वायर होगी उसमें भी क्या आने शुरू होंगे, ट्विस्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ट्विस्टिंग की वजह से जब वो ट्विस्ट खत्म हो जाएंगे और बाद में उसकी रोटेशन किस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। रीस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे, सपोज coil comes to rest after rotating through angle alpha if k is the restoring torque per unit twist। एक ट्विस्ट का रिस्टोरिंग टॉर्क क्या मान के चल रहे हैं हम, k मान के चल रहे हैं, तो अल्फा का कितना हो जाएगा, k अल्फा हो जाएगा। अल्फा रोटेशंस का k अल्फा आपका रिस्टोरिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। दोनों को इक्वेट कराएंगे और इक्वेट कराने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू k अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा आ जाएगी। और जो k अपॉन एन बी ए कॉन्स्टेंट टर्म है जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट से। और हमें पता चल रहा है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, अल्फा के। जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ये करंट सेंस करेगा। ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी पढ़ा है उसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाता है, डी अल्फा अपॉन डी आई। डी अल्फा, अल्फा क्या था यहाँ पे, डिफ्लेक्शन थी, और डी आई क्या होगा, चेंज इन करंट होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल। अब अगर हमारी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो और करंट की वैल्यू अगर कम हो तो हमारा सेंसिटिव बन जाता है गैल्वेनोमीटर। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट एंड लार्ज वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। अल्फा, डी अल्फा की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी और करंट की वैल्यू अगर हमें कम करते हैं तो आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। और हमने जो पीछे गैल्वेनोमीटर में फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने गैल्वेनोमीटर में, I इक्वल्स टू k अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा अपॉन आई की वैल्यू निकालेंगे और हमारा रिलेशन आ जाएगा एन बी ए अपॉन के आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होता है। और V को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर लिख सकते हैं। और फॉर्मूला हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा। ये दो टर्म आ जाते हैं आपकी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपके लास्ट टॉपिक चलता है इस चैप्टर्स के, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में। अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हमें क्या लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तब जाके जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा एमीटर बन जाएगा। और शंट रेजिस्टेंस की रेंज क्या होगी उसे निकालने के लिए हम सपोज करते हैं टोटल करंट हमारा आई था और गैल्वेनोमीटर कॉइल में कितना करंट गया, IG। तो रिमेनिंग करंट जो बचेगा वो किस में जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में जाएगा। और दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो सेम होने के V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो शंट के अक्रॉस आ जाएगा हमारा I माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी आ जाएगा। सॉल्व करके हम S की वैल्यू निकालेंगे। तो इतनी रेंज का हमें क्या लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के, ताकि हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस बार गैल्वेनोमीटर कॉइल के सीरीज में आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका वो बन जाएगा वोल्टमीटर। सपोज करते हैं इस कॉम्बिनेशन पे हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है और इस V वोल्ट की बैटरी से हमारा टोटल करंट कितना आ रहा है, IG। दोनों गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस सीरीज में होने की वजह से करंट दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम करंट निकालेंगे, IG इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कॉइल का और आपका जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड करा है सीरीज में वो G प्लस R। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू। तो G प्लस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन IG हो जाएगा। और R की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी, V अपॉन IG माइनस ऑफ G वैल्यू आ जाएगी। ये आपका इतनी रेंज का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में गैल्वेनोमीटर के लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। आपकी ये टॉपिक फिनिश हो जाता है और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाता है यहाँ पे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।